नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। पिछली क्लास में हमने जो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उनमें हमने सबसे पहले कैपिंग डिस्कस कर लिया था, देन पॉली ए टेल डिस्कस कर लिया था। यानी 5' एंड पे तो क्या होता है, कैपिंग होती है। एक 7-मिथाइल गुआनोसिन जो बेस है वो 5' to 5' फॉस्फेट से बाइंड कर जाता है। फिर 3' एंड पे टेलिंग होती है जिसको हम पॉली ए टेल कहते हैं। यानी 3' एंड पे बहुत सारे एडिनिन रेजिड्यू आकर के उस पर जुड़ जाते हैं। आज हम एक थर्ड टाइप का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्प्लाइसिंग होती क्या है और क्यों आवश्यक होती है। यदि हम देखें तो बेसिकली क्या होता है, जो यूकैरियोटिक जो जीन्स होते हैं ना वो स्प्लिटेड होते हैं। स्प्लिटेड कैसे, या अपन कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कैसे कि यूकैरियोटिक जो जीन्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। यदि मान लीजिए एक फ्रेगमेंट, फिर उसके बाद में बीच में गैप, फिर दूसरा फ्रेगमेंट, फिर गैप, फिर तीसरा फ्रेगमेंट, इस प्रकार से फ्रेगमेंट के फॉर्म में जीन्स पाए जाते हैं। और ये सारे फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ करके एक कंप्लीट जीन का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सीक्वेंसेज ऐसी होती है कि जो कि ना जो यूजफुल सीक्वेंसेज होती है उनको क्या कहते हैं, और कौन सी ऐसी सीक्वेंसेज होती है कि जो कि यूजफुल नहीं होती है या अपन कहते हैं कोडॉन्स को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, उनको क्या करते हैं, वो किस प्रकार से रिमूव होती है, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इनमें क्या होता है, दो प्रकार के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। एक फ्रेगमेंट्स वो होते हैं जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। These are fragments that cannot express codons। ठीक है, तो इंट्रॉन्स क्या हो गए, वो फ्रेगमेंट्स होते हैं इन जीन्स में जो कि कोडॉन्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वेरियस एक्सॉन्स एक्सप्रेसेस कोडॉन्स, जबकि एक्सॉन जो होते हैं वो कोडॉन्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो दूसरे फ्रेगमेंट कौन से हो गए, एक्सॉन्स हो गए, एक आपके हो गए इंट्रॉन्स। ठीक है, इंट्रॉन्स वो है जो कि कोडॉन्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और एक्सॉन्स वो है जो कि कोडॉन्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये एक्सॉन्स के बीच में होते हैं। यानी ईच इंट्रॉन्स इंटरवीन्स एक्सॉन्स, यानी एक्सॉन्स के बीच में इंटरवॉन्स पाए जाते हैं। यदि एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो एक्टिन जीन जो होता है वो 309 बेस पेयर का इंट्रॉन्स होता है उनमें। ठीक है, जो कि 3 अमीनो एसिड, पहले जो 3 अमीनो एसिड्स है उनको सेपरेट करता है दूसरे जो 350 अमीनो एसिड्स है उनसे। यानी उसका जो इंट्रॉन की जो लेंथ होती है वो 309 बेस पेयर्स होती है। चिकन के अंदर ये हमें देखें यदि प्रो अल्फा 2 कोलेजन जो जीन होता है उसमें वो कितना बड़ा होता है, 40 किलो बेस पेयर लॉन्ग होता है। और इसमें ना जो 51 एक्सॉन्स होते हैं जिनकी लेंथ होती है 5 किलो बेस पेयर। यानी बाकी जो 35 किलो बेस पेयर्स है ना वो आपके इंट्रॉन्स ही होते हैं, जबकि एक्सॉन्स सिर्फ 5 किलो बेस पेयर का ही होता है। यानी क्या है इसमें कि एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स है, ठीक है, जिनकी लेंथ है लगभग 35 किलो बेस पेयर, और जबकि एक्सॉन्स की जो लेंथ है वो केवल 5 किलो बेस पेयर ही होती है। The exons range in size from 45 to 249 bases। एक्सॉन्स की जो साइज होती है वो 45 से 249 बेस पेयर्स की होती है। जो इनकी जो मैकेनिज्म होती है ना इंट्रॉन्स की, उनका इसका एक्सीजन होता है, और एक्सॉन्स का है ना जो जुड़ाव होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और ये बहुत ही प्रेसाइज मैकेनिज्म इसकी होती है। तो ये देखिए आप, ये चाइनीज हेमिस्टर है। ठीक है, उसमें क्या है, देखो ये तो एक्सॉन्स है, ये वायलेट कलर के तो एक्सॉन्स है, और ये आपके इंट्रॉन्स है बीच बीच में, ये ग्रीन कलर के इंट्रॉन्स है। यानी देखिए आप इंट्रॉन के लेंथ और एक्सॉन के लेंथ के अंदर आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये माउस के हैं जीन्स है, और ये मैन के जीन्स है। यानी इनमें जो इंट्रॉन्स है
उसकी साइज बहुत बड़ी है, जबकि एक्सॉन्स की साइज बहुत ही छोटी है। तो ये एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये जो इंट्रॉन्स है ये रिमूव हो जाते हैं, और इसी को अपन स्प्लाइसिंग कहते हैं। और ये जो mRNA होता है इसको प्री mRNA कहते हैं, या फिर हेट्रोजेनस RNA भी इसको कहा जाता है। अब इसकी स्प्लाइसिंग किस प्रकार से होती है, यदि अपन इसको आगे देखें तो होता क्या है, बेसिकली जो आपका जो कैप्ड और पॉलीएडिनाइलेटेड RNA होता है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, और वही है ना जो स्प्लाइसिंग का सबस्ट्रेट होता है। और वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कौन सी होती है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ऐसा होता है। तो इन स्प्लाइसिंग द इंट्रॉन्स आर एक्साइज्ड एंड द एक्सॉन्स आर सिवन टुगेदर टू फॉर्म मैच्योर mRNA। यानी क्या हो रहा है, इंट्रॉन्स तो एक्सीजन हो जाता है और एक्सॉन्स एक साथ आकर के जुड़ जाते हैं और वह मैच्योर mRNA का निर्माण करते हैं। तो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है और एक्सॉन्स का लाइगेशन हो जाता है और उससे मैच्योर mRNA का निर्माण होता है। ये स्प्लाइसिंग जो है वो न्यूक्लियस में होती है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कैसे पता लगे कि एक्सॉन्स कहाँ से शुरू होता है और एक्सॉन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इंट्रॉन्स है ना जो कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। तो अपन यदि देखें तो हमेशा क्या होता है, द 5' एंड ऑफ द इंट्रॉन इन हायर यूकैरियोट इज ऑलवेज GU एंड द 3' एंड इज ऑलवेज AG। इसको कहते हैं अपन GU AG रूल। यानी क्या होता है, इंट्रॉन का जो 5' सिरे पे हमेशा GU पाया जाता है और 3' एंड पे हमेशा AG पाया जाता है। यानी इसको कहते हैं अपन GU AG रूल। यानी हमेशा जो इंट्रॉन का जो जंक्शन होता है 5' वाला उस पर GU होगा और 3' एंड वाला जो जंक्शन होगा उस पर हमेशा AG होगा। अब क्या रोल होता है इसका अपन आगे लेते हैं। और इनमें क्या होता है, जो भी इंट्रॉन्स होते हैं दैट हैव ए ब्रांच साइट 18 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम फ्रॉम द 3' स्प्लाइस साइट। ये 3' स्प्लाइस साइट जो होती है, GU जो साइट्स होती है उसके ठीक 18 से 40 न्यूक्लियोटाइड पहले एक ब्रांच साइट भी पाई जाती है। ठीक है, ब्रांच साइट में क्या होता है, कुछ है ना जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं वही पाए जाएंगे, कंसेंसर सीक्वेंसेज होती है बेसिकली। और उसमें एक ब्रांच पॉइंट रेजिड्यू होता है जो हमेशा एडेनिन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है अपन आगे लेते हैं। और ये जो ब्रांच साइट होती है हमेशा स्प्लाइसिंग के लिए आवश्यक होती है। यानी हमें जो ब्रांच साइट होगी तभी स्प्लाइसिंग होगा, अन्यथा स्प्लाइसिंग नहीं होगी। ये देखिए आप, यहाँ पे ये प्री mRNA है, ये एक एक्सॉन है और ये दूसरा एक्सॉन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये देखो ये GU है यहाँ पे और यहाँ पे ये AG है लास्ट वाले में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये आपकी ब्रांच साइट्स है। ठीक है, ब्रांच साइड में जो A रेजिड्यू होता है हमेशा मौजूद होता है हमेशा। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले तो इस लेफ्ट साइड पर कट लगता है, कट लग करके क्या होता है, ये G क्या करता है, इस A के साथ में बॉन्ड बना लेता है। A का कौन सा सिरा है, अभी 5' इधर बाइंड है और 3' इस तरफ बाइंड है, तो A का 2' एंड यहाँ पे फ्री है, तो 5वां सिरा इसके 2' एंड के साथ में बाइंड कर जाता है, ये बाइंड कर गया। ठीक है, फिर जैसे ही बाइंड हुआ इस तरफ कट लगा तो ये एक्सॉन फ्री हो गया, ये एक्सॉन फ्री हो गए, दोनों एक्सॉन बाइंड कर गए और यहाँ पे ये लूप के फॉर्म में ये रिमूव हो गया, है ना। इंट्रॉन क्या होगा, लूप के फॉर्म में रिमूव हो गया और इस लूप को हम लोग क्या कहते हैं, लेरिएट लूप कहते हैं। अब ये किस तरह से होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, इसको अपन आगे लेते हैं। अब जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें ब्रांच साइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और एक लैरिएट है जो कि लूप बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रांच साइट का एक 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, वो क्या है YNYRAY, है ना, YNYRAY। ठीक है, इसमें Y क्या है, प्रिमिडीन है, R क्या है, प्यूरिन है और N क्या है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। तो ये तो हमेशा क्या होगा, प्रिमिडीन होगा, ये प्रिमिडीन होगा। ठीक है, और ये आपका हमेशा प्यूरिन होगा। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड कोई भी बेसिस हो सकता है, यानी ये YNYRAY जो है ये ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस होती है। ए हमेशा इसमें मौजूद होता है, ए हमेशा प्रेजेंट होगा।
जिसको हम ब्रांच पॉइंट रेजिड्यू भी कहते हैं। The lariat is a covalently closed loop of RNA is formed by attachment of the 5' phosphate of the intron is invariant 5' G to the 2' OH at the branch A site। यानी क्या हो रहा है, जो 5' जो इंट्रॉन का है वो 2' OH एंड है किसका, ब्रांच ए साइट का, इसका उसके साथ में बाइंड कर जाता है, इससे लैरिएट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में एक्सॉन्स जाकर के ज्वाइन कर जाते हैं और लैरिएट को रिमूव कर दिया जाता है। ये जो लैरिएट होता है वो अनस्टेबल होता है और ये क्या होता है, बाद में जो इसका 2'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो जल्दी से ना जो क्लीव्ड हो जाता है और इंट्रॉन का डिग्रेडेशन हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब ये किस प्रकार से होता है ये अपन आगे लेते हैं। ये देखिए आप, ये 5' एंड है, ये GU है, यहाँ पे AG है और ये आपका एक ब्रांच पॉइंट रेजिड्यू है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कट लगा, G क्या हुआ, इसके 5' एंड के साथ, इसका 5' एंड इसका 2' एंड होकर करके बाइंड कर लिया उन्होंने। ठीक है, ये लैरिएट हो गया। इसके बाद में यहाँ कट लगा और ये एक्सॉन और ये एक्सॉन दोनों बाइंड कर गए और ये आपका लैरिएट के फॉर्मेशन में निकल गया। अब इसमें क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत सारे जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये देखिए आप U1 है यहाँ पे आपका, फिर U2 है, ठीक है, फिर U4 U6 है ना, ये सारे आकर के जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाले जो 5' एंड पे U1 बाइंड करता है, फिर आपका यहाँ पे ब्रांच पॉइंट पे U2 बाइंड करता है, फिर U4 U6 और U5 आते हैं और एक स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ बाइंड हुआ, यहाँ पे कट लगा, फिर जैसे ये यहाँ बाइंड हुआ, ये आकर के इसने लैरिएट बना लिया। ठीक है, लैरिएट बनने के बाद में क्या हुआ, जब सारे आ गए तो राइट साइड पे कट हुआ और ये दोनों एक्सॉन आपस में जुड़ गए और ये जो लैरिएट है ये एक्साइज होकर के बाहर निकल गया। तो ये जो स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं जो U1 से लेकर के U6 होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं। ठीक है, तो आज हमने स्प्लाइसिंग खत्म कर दी, तो RNA का ट्रांसक्रिप्शन खत्म है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अथवा मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।